नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो पर। वोटर वेरिफिकेशन को वोटबंदी बताकर इलेक्शन कमीशन को कटघरे में खड़ा करने के पीछे विपक्षी दलों का गेम प्लान है क्या? क्या खास वोट बैंक को अपने पाले में लाने के लिए विपक्ष ऐसा नैरेटिव सेट कर रहा है? इंडिया गठबंधन में बिहार चुनाव से पहले छटपटाहट हो रही है। सियासी गोलबंदी कम, सियासी कंपटीशन ज्यादा नजर आ रहा है। अभी तक तो राजनीतिक पार्टियों के निशाने पर इलेक्शन कमीशन था, अब तो इसमें मौलाना साहब की एंट्री भी हो चुकी है। खास वोट बैंक को अपने पाले में लाने की लड़ाई बढ़ गई है तो मोदी विरोधी इलेक्शन कमीशन को कटघरे में खड़ा करने के लिए लगे हुए हैं। लेकिन दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी 7 समंदर पार से ही बिहार के वोटरों को संदेश दे रहे हैं। विपक्ष जो सोचता है, मोदी उससे 7 कदम आगे की सोच रहे हैं। ऐसे में आज पब्लिक पूछ रही है सवाल, विपक्ष में आपसी फूट तभी इलेक्शन कमीशन निशाने पर? यही है आज सवाल पब्लिक का। इन तस्वीरों को देखिए। ये तस्वीरें 7 समंदर पार त्रिनिदाद की हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भोजपुरी चौताल से स्वागत हो रहा है। यहां प्रधानमंत्री ने प्रभु श्री राम का जिक्र भी किया। त्रिनिदाद से बिहार कनेक्शन को जोड़ दिया। त्रिनिदाद में ज्यादातर भारतीय प्रवासी बिहार के ही हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने त्रिनिदाद में भोजपुरी में श्री राम का गुणगान भी कर दिया। 180 साल बीतल हो, मन न भूलल हो, भजन राम के हर दिल में गुंजल हो। त्रिनिदाद में अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने वहां की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद को बिहार की बेटी बताया। प्रधानमंत्री ने बिहार की विरासत को दुनिया का गौरव भी बताया और कहा कि राजनीति के से कूटनीति तक बिहार ने एक नई दिशा दिखाई है। People in India consider Prime Minister Kamala ji as the daughter of Bihar. यहाँ उपस्थित अनेक लोगों के पूर्वज बिहार से ही आए हैं। बिहार की विरासत भारत के साथ ही दुनिया का भी गौरव है। लोकतंत्र हो, राजनीति हो, कूटनीति हो, हायर एजुकेशन हो, बिहार ने सदियों पहले दुनिया को ऐसे अनेक विषयों में नई दिशा दिखाई थी। मुझे विश्वास है 21वीं सदी की दुनिया के लिए भी बिहार की धरती से नई प्रेरणाएं, नए अवसर निकलेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के बयान पर बिहार में सियासत होनी तय है, लेकिन उससे पहले इलेक्शन कमीशन के वोटर वेरिफिकेशन पर हाय तौबा मची हुई है। सारे विपक्षी दल इलेक्शन कमीशन पर हमलावर तो हैं ही। मैंने इसी शो में कल आपको बताया भी था कि कांग्रेस और विपक्षी नेता कैसे कैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इसमें मौलाना महमूद मदनी की भी एंट्री हो गई है। जमीयत उलेमा-ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने वोटर वेरिफिकेशन पर ऐतराज जताते हुए कहा है, बिहार में एसआईआर संवैधानिक अधिकारों के लिए घातक है। जल्दबाजी में लिया गया ये फैसला वापस लिया जाए। 8 करोड़ से अधिक मतदाताओं की पुष्टि महज 1 महीने में कैसे संभव है? जब ये एनआरसी नहीं है तो फिर एनआरसी जैसी प्रक्रिया क्यों लागू की जा रही है? ये सवाल है उनका। ओवैसी, ममता के बाद मदनी का एनआरसी वाला राग समझ रहे हैं ना आप?
क्या मुसलमान वोट बैंक को डराकर भटकाकर अपने पाले में करने के लिए अब सब कुछ हो रहा है आपस में कंपटीशन? दरअसल मोदी विरोधी दलों की तकलीफ ये भी है कि वो एकजुट नहीं है। इसे ऐसे समझिए, केजरीवाल की पार्टी ने बिहार में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है और इंडी गठबंधन को झटका भी दे दिया है। केजरीवाल के इस ऐलान से इंडी गठबंधन का वोट बैंक बटेगा। ओवैसी का हाल ही में ऐसा हाल है कि वो महागठबंधन में शामिल होकर बेकरार हो रहे हैं। कह रहे हैं अभी तक कोई मोल भाव नहीं हुआ है, लेकिन गठबंधन में ले ले तो अच्छी बात है। कांग्रेस और आरजेडी में सीट शेयरिंग पर बात बनती तो दिख रही है, लेकिन हेमंत सोरेन की पार्टी जेएमएम सीट शेयरिंग में नहीं बुलाए जाने से बहुत नाराज है। ये खेल सिर्फ बिहार तक ही नहीं हो रहा है। यूपी में होने वाले पंचायत चुनाव के लिए भी अखिलेश अकेले पीडीए का झंडा बुलंद कर रहे हैं। यूपी कांग्रेस ने भी पंचायत चुनाव अकेले लड़ने के संकेत दे दिए हैं। यूपी कांग्रेस नेताओं के निशाने पर लगातार अखिलेश हैं, तो यूपी विधानसभा चुनाव से पहले ही अखिलेश राहुल में खटास भी साफ दिख रही है। यहां तक कि जाति के मुद्दे पर भी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक मत नहीं दिखाई दे रहे हैं। हमारा कोई गठबंधन नहीं है कांग्रेस के साथ। अभी नहीं है, वो कांग्रेस वाले तो बोल रहे गठबंधन है। नहीं, कोई गठबंधन होता तो विसावदर में चुनाव क्यों लड़े वो लोग? विसावदर में वो हमें हराने के लिए आए थे। बीजेपी ने कांग्रेस को भेजा था, इनको हराओ, इनके वोट काटो। कांग्रेस ने ढंग से काम नहीं किया, खूब डांट पड़ी बीजेपी की। उसके बाद उनको कांग्रेस वालों को, तुम ठीक से काम नहीं करते हो। इंडिया अलायंस है तो क्या उसमें भी अब आप? वो इंडिया अलायंस लोकसभा का था, अब हमारी तरफ से कोई नहीं है। बिहार में क्या आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है, और लड़ रही है तो क्या अपने दम से लड़ेगी या एलायंस के साथ में? आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है। AIMIM चाहती है महागठबंधन में आना, लेकिन जो AIMIM का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है तो बीजेपी की बी टीम बनकर के काम करते रहे हैं, बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए काम किया है। ओवैसी साहब भी गुहार लगा रहे हैं। गुहार इस बात का लगा रहे हैं कि हमको भी मौका दीजिए, लेकिन आपको तहजीब मालूम है ना राष्ट्रीय जनता दल का? तहजीब साफ है कि वहां कुछ जकात और दान में बगैर दिए हुए चढ़ावा वहां का दरवाजा नहीं खुलता है। गठबंधन में आपसी टकराव के बीच कांग्रेस ने बिहार में एक और नया दांव चला है। कांग्रेस बिहार में 5 लाख महिलाओं को सैनिटरी पैड बांटेगी। खास बात यह है कि जो सैनिटरी पैड महिलाओं को बांटे जाएंगे उस पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की तस्वीर है। अब सवाल उठ रहे हैं कि जिन लोगों को कोविड वैक्सीन सर्टिफिकेट पर प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर से परेशानी थी, जिन लोगों को गरीबों को दिए जाने वाले राशन के बैग पर पीएम मोदी की फोटो से दिक्कत थी, आज उन्हें वोट के लिए सैनिटरी पैड पर राहुल गांधी की तस्वीर चाहिए। क्या हुआ आपके मुद्दों को, आपकी आइडियोलॉजी को? लेकिन जितनी आपसी लड़ाई तेज हो रही है, उतनी ही हार की बौखलाहट भी बढ़ रही है। क्या यही वजह है कि विपक्ष के नेता पूरा ठीकरा इलेक्शन कमीशन पर फोड़ रहे हैं? इलेक्शन कमीशन जो है वो उनकी नीयत पर ही सवाल उठाए जा रहे हैं। ये सवाल और ये बयान जरूर सुनिए। भाई, जब आपको काटना ही है तो स्मूथली काट लेंगे, उसमें क्या है? मुश्किल काम होता है जब आपकी नीयत साफ होती है। 1 साल लगा था 2003 में जब यही एक्सरसाइज हुई थी बिहार में। 2003 से 2004 1 साल में आपको बिहार का आप कर पाए। अब आप 1 महीने टोटल 25 दिन में कर लेंगे। तो आपकी नीयत यही है ना कि आपको नाम काटने हैं, जांच नहीं करनी कागजों की। आपको तो मालूम है किस किस वर्ग के नाम काटने हैं। पवन खेड़ा इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगा रहे हैं कि आपको किसी वर्ग के नाम काटने हैं, कागजों की जांच नहीं करनी है। लेकिन सवाल उठाने से पहले पवन खेड़ा शायद ये भूल गए कि कर्नाटक में उनकी सरकार की नाक के नीचे कास्ट सर्वे के नाम पर कैसा नाटक चल रहा है। दरअसल कर्नाटक में कांग्रेस की सिद्धारमैया सरकार अनुसूचित जाति यानी शेड्यूल कास्ट का सर्वे चल रहा है। लेकिन सर्वे कैसे हो रहा है, ये तस्वीरें आपके सामने हैं। सीसीटीवी तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि कथित तौर पर सर्वे करने वाले लोग घरों पर स्टिकर चिपका रहे हैं।
इस स्टिकर का मतलब है कि गणना पूरी हो गई। पूछा भी नहीं, बात भी नहीं हुई, लेकिन गणना पूरी हो गई। अब बीजेपी कांग्रेस के इस सर्वे अभियान को बोगस और सरकार प्रायोजित घोटाला बता रही है। इतना ही नहीं, कर्नाटक में कास्ट सेंसस बैकवर्ड क्लासेस कमीशन करेगा, लेकिन ये कमीशन अभी तक यही नहीं तय कर पा रहा है कि कर्नाटक की कितनी आबादी को सर्वे का आधार बनाया जाए, क्योंकि चुनाव आयोग के मुताबिक 2025 में कर्नाटक की अनुमानित आबादी लगभग 7.86 करोड़ है, जबकि नेशनल कमीशन ऑन पॉपुलेशन के मुताबिक कर्नाटक की अनुमानित आबादी लगभग 1 करोड़ कम है। यानी दोनों संस्थाओं के आंकड़ों में 1 करोड़ का फर्क आबादी में। इसी तरह के अंतर को दूर करने के लिए अगर बिहार में इलेक्शन कमीशन स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR कर रहा है, जिससे मतदाताओं की सही संख्या का अनुमान हो सके, लेकिन कांग्रेस बिहार में तो उसका विरोध करती नजर आ रही है और अपने राज्य कर्नाटक में उनकी सरकार में बिना गणना के सर्वे हो रहा है। लेकिन इस पर राहुल गांधी भी चुप हैं, पवन खेड़ा और दूसरे नेता भी चुप्पी साधे हुए हैं। ऐसे में सवाल पब्लिक का उठ रहा है। सवाल नंबर 1, आपसी लड़ाई में वोट बंटने का डर, क्या इसीलिए वोट बंदी वाला नैरेटिव फैला रहा है विपक्ष? सवाल नंबर 2, बिहार चुनाव से पहले ही विपक्ष की हवा निकली, यूपी और बंगाल में इंडिया गठबंधन का क्या होगा? सवाल नंबर 3, वोटर वेरिफिकेशन में मौलाना की एंट्री, क्या मुसलमान वोट एकजुट करने के लिए ही NRC वाला राग? सवाल नंबर 4, बिहार में वोटर वेरिफिकेशन पर सवाल, कर्नाटक में बिना काउंटिंग कास्ट सर्वे पर चुप्पी क्यों? ये सवाल आज पब्लिक के हैं और इन सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी, अजय वर्मा जी कांग्रेस के नेता, वारिस पठान राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं AIMIM के, मुंबई से जुड़ रहे हैं हमारे साथ तारिक खान समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, निवान शर्मा आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और डॉक्टर रविशंकर रवि RJD के प्रवक्ता। सबसे पहले पूछूंगी अजय वर्मा जी। अजय वर्मा जी, बौखलाहट का कारण क्या है? तेजस्वी जी पूछ रहे हैं वारिस पठान की पार्टी को आप अंदर ले लीजिए, तो ले क्यों नहीं रहे? अब आपसे तो कोई आपके दोस्त संभल ही नहीं रहे हैं। बेचारे केजरीवाल जी निकलकर बाहर चले गए हैं, AIMIM को आप ले नहीं रहे, RJD आपको सीटें इतनी कम देने वाली है कि आपकी हवा गुल है। अब इसलिए इलेक्शन कमीशन का बहाना पहले से ही, पहले EVM होता था, अब तो वोटर लिस्ट और वोट बंदी का ही आपने राग अलापना शुरू कर दिया। मुझे लगता है कि ज्योतिषाचार्य फेल हैं। आपके इस आंकलन और गणना जो आप करती हैं, आपके पास वास्तव में कोई ऐसी दूरदृष्टि संजय की तरह कोई आंकलन है जो युद्ध का आंखों दे का हाल बता देता कि भविष्य में क्या होने वाला है। चलो, ये तो दिव्य दृष्टि है, आपके पास है या मोदी जी के पास है, तो देश ही जानता है। लेकिन केजरीवाल जी की जहाँ तक बात है, हम लोगों ने उनको कभी कहीं मना नहीं करा। वो ऑलरेडी शुरू से 2011 से मोदी जी की B टीम के रूप में आए थे, उसी पैटर्न पे काम करके उनको एक मोहरा बना के छोड़ा गया था। दिल्ली में जब वो आंख दिखाने लगे तो मोदी जी ने लगाम को ऐसे करके वापस खींच लिया कि या तो ऐसे या फिर ऐसे, तो वो तकरार खत्म हो गई। वो अपने घर जहाँ थे वहीं और उसी काम को वहाँ करेंगे बिहार में। अब रहा सवाल हमारा गठबंधन का राजद से बिहार में, तो वो हमारा था, है और रहेगा। हमें कोई दिक्कत नहीं है, ना छोटे भाई की भूमिका में ना बड़े भाई की भूमिका में। हाईकमान के नेता हमारे राहुल जी हैं, हमारे तेजस्वी जी हैं, लालू जी हैं, खड़गे जी हैं। अच्छा, याद आ गया खड़गे जी का नाम। खड़गे जी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। खड़गे जी खुद कहते हैं चैनल पे अगर हो न भारत में और आपका नाम ना आए तो ऐसा कैसा संभव है? नहीं, संभव है, ऐसा संभव है। आप तो कह रहे दिव्य दृष्टि, इसे एक्सपीरियंस कहते हैं। ये खड़गे जी जब बाकियों को हाईकमान कहते हैं तो आपको खड़गे जी का 5वें नंबर पर याद आ गया। मैं तो बधाई देना चाहता हूं। हाईकमान का मतलब होता है कि हाईकमान का मतलब होता है कि प्रेसिडेंट के ऊपर की हाईकमान। 5-6 लोग मिलकर हाईकमान बनते हैं। अच्छा, प्रेसिडेंट से ऊपर की नहीं, उस समय मिले हुए खड़गे जी भी, वो अपने आप ही हाईकमान है। नहीं, उन्होंने तो खुद कहा है कि मैं नहीं, हाईकमान फैसला लेगा। मान्यता ये है कि कांग्रेस पार्टी में सब लोग साथ मिलकर काम करते हैं, मोदी जी की तरह वन मैन शो नहीं है। अच्छा, अब मैं बताना चाहता हूं कि हमें ना कोई ऐतराज था, वारिस भाई की पार्टियां और लगाएं, जो गठबंधन निर्णय लेंगे हमारे नेता बिहार के उस पर, उस चुनाव को लड़ा जाएगा। लेकिन सरकार की नीति और नीयत जो खराब है
पूरे देश को पता है कि उन्होंने बिहार से पहले महाराष्ट्र में और हरियाणा में क्या किया था। उसी पैटर्न पे उस 25 दिन में उनके पास एक जादुई चिराग है जो अपने परम मित्र के साथ वो आजकल 5 छोटी कंट्रियों आज जहां का आप दिखा रही थी, थोड़े दिन बाद आपको पता चल जाएगा कि कहां कहां कौन कौन सी डीलें हुई हैं और किस में किस कंपनी को कितनी मिली हैं। हर कंट्री का इतिहास लिखा हुआ है, पहले से लिखित प्रायोजित कार्यक्रम में। सरकार का जाना तो बहाना है। ये पूरे दिव्य देश के दृष्टि लोग तो मुझे आपकी नजर आ रही है, क्योंकि यहां से बैठकर आपको ट्रिनिडाड में क्या डील हो रही है सब पता चल रहा है। लेकिन प्रदीप भंडारी जी, मैं आपसे पूछूं, पूरा तो कर दूं। अब इनका आपका पूरा कभी नहीं 10 होगा। सेकंड। नहीं, पूरा कभी नहीं मेरा होगा। फाइनल ये है 60 साल आपने राज कर लिया, फिर आपका पूरा नहीं हुआ। मेरा ये है कि नीतीश की पार्टी को बड़े ये सवाल है, आऊंगी आपके पास। लेकिन महाराष्ट्र प्रदीप में जैसे भंडारी जी, शिवसेना के साथ क्या आपकी करेंगे बी और टीम उसे हराकर कितनी है? अपनी सरकार के आपकी चक्कर बी में। टीम कितनी है? आम आदमी पार्टी आपकी बी टीम, वारिस भाई की AIMIM आपकी बी टीम, आपकी ए टीम कोई है कि नहीं? सब बी टीम से ही काम चल रहा है। नविका जी, हमारी ये टीम देश की जनता है और एक पुरानी कहावत है जो देश की जनता कहती है, जिसने थामा राहुल गांधी का हाथ उसका हुआ राजनीतिक सर्वनाश। और ये एक्सपीरियंस है। अरविंद केजरीवाल अच्छे खासे भले थे, आम आदमी पार्टी के दिल्ली के अंदर चुनाव जीत रहे थे, जैसे ही राहुल गांधी के साथ उन्होंने लोकसभा चुनाव में अलायंस किया, ऐसी इनकी हालत हुई कि असेंबली चुनाव के अंदर भी हार गए। आरजेडी ने जब से राहुल गांधी की पार्टी के साथ अलायंस करना शुरू करा, आरजेडी का बंटा धार हो गया, 15 साल से सत्ता के अंदर नहीं आए। उद्धव ठाकरे ने जैसे ही राहुल गांधी का हाथ पकड़ा, अच्छे खासे हमारे साथ में उस वक्त हुआ करते थे, सत्ता के अंदर थे, ऐसी हालत हो गई कि पार्टी कहां है उनको भी नहीं पता, वो कहां है वो उनको पता है। आगे आ जाइए और बढ़ जाइए। ममता बनर्जी ने राहुल गांधी का हाथ छोड़ा तो जाके अभी बंगाल के अंदर बची हुई है। लेफ्ट ने राहुल गांधी का नेशनली हाथ पकड़ा तो आज स्थिति है कि नोटा को लेफ्ट से ज्यादा वोट आते हैं। बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी में एक मैजिक वॉन्ड है, ऐसी जादू की छड़ी है जो दुनिया में किसी के पास नहीं है, कि अगर चुनाव हारना है, जनता का समर्थन नहीं जीतना, तो राहुल गांधी के पास आ जाओ, बिहार के अंदर होना ये तय है। तो आज AIMM जो कर रहा है करने दीजिए, हमें तो फर्क नहीं पड़ता। पर बड़ी बात नविका जी है कि आज ये लोगों की स्थिति इतनी कमजोर है कि कल तक कहते थे मुसलमान वोट हमारा है, मुसलमान वोट हमारा है, मुसलमान वोट हरा रहा है। आज जिस AIMM को बी टीम कह रहे थे, जिसका सिर्फ 1.25% वोट शेयर है बिहार के अंदर, आज उनको इतना कॉन्फिडेंस नहीं है आरजेडी वालों को कि मुसलमान वोट भी इनको मिल सकता है। इससे आपको पता है बिहार की हवा किस तरफ जाने वाली है, क्योंकि जिसने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का अपमान किया है उसको बिहार की जनता कभी नहीं स्वीकारेगी। रविशंकर रवि जी, बिहार के चुनाव आने से पहले ही ये जो वोटर लिस्ट पर जो इतना तमाशा हो रहा है, आपको नहीं लगता ये एक डर की गुहार देता है जनता के बीच में? क्योंकि महाराष्ट्र में, हरियाणा में दोनों चुनाव में कांग्रेस पार्टी और अलायंस की हार हुई, तो शुरू हो गए कि ईवीएम खराब है, फिर वोटर लिस्ट खराब है, अब ये कहानी बिहार तक आ गई है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि ये कहीं कॉन्फिडेंस दिखाता है? आपका अलायंस अभी तक तैयार नहीं है, AIMIM को लेना है कि नहीं लेना है, आम आदमी पार्टी को छोड़ना है कि नहीं छोड़ना है, ये तमाम अटकलें अभी चल ही रही हैं। अपने आप को स्ट्रांग बनाने की बजाय आप इतने चिंतित हैं कि भाई वोटर लिस्ट में क्या होगा। 2003 में भी तो 31 दिनों में वोटर लिस्ट तय हुआ था। इस बार ऐसा क्या है जो आपको डरा रहा है? नाविका जी, ये स्थिति बिल्कुल वैसी ही है जिसे हम आजकल कह रहे हैं ना, अघोषित आपातकाल। जब आपातकाल लगा था इंदिरा गांधी जी के समय में, तब भी इस देश में ऐसा नहीं हुआ था। ये जिसको आप, मुझे लगता है कि थोड़ा डाइल्यूट कर रही हैं कि इतने महीने में हो जाएगा या ऐसी क्या बात हो गई, ये एक बहुत गंभीर मसला है। यहाँ पे पहली बार ऐसा हो रहा है कि ये आपको साबित करना है जाके कि आपको वोटर लिस्ट में नाम आपका क्यों सम्मिलित किया जाए, जबकि ये राज्य का काम था, ये स्टेट का काम था कि अपने सिटीजन्स को, अपने नागरिक को उस लिस्ट में इंक्लूड करने के लिए, सम्मिलित करने के लिए ढंग के कागजात पे, ढंग के डॉक्यूमेंट पे जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास उपलब्ध है, उसके आधार पे सम्मिलित किया जाए। ऐसा नहीं हो रहा है, ये बिल्कुल एक साजिश है। मैं बस एक उदाहरण आपको दे देता हूं। जो डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं उसके कुछ उदाहरण हैं। पासपोर्ट 2.4% लोगों के पास है, बर्थ सर्टिफिकेट 2.8% लोगों के पास है, गवर्नमेंट पेंशनर कार्ड 5% के पास है, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट 50% से कम लोगों के पास है, SC कैटेगरी के लोगों के पास कास्ट सर्टिफिकेट 20% के पास है, OBC के 25% के पास है,
रजिस्टर्ड वर्कर, पंजीकृत मजदूर जो दूसरे राज्यों में काम करते हैं 2.9 करोड़, और जो लोगों के पास ज्यादा हैं जिनको सम्मिलित किया जाना चाहिए था वो उस सूची में नहीं है जो इलेक्शन कमीशन ने जारी किया है। आधार नहीं है, राशन कार्ड नहीं है, वोटर कार्ड जो 2024 के लोकसभा चुनाव में जिसका इस्तेमाल हुआ वो नहीं है, मनरेगा नहीं है, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। तो अब ये बताइए, जो मजदूर राष्ट्र निर्माण में काम कर रहे थे वो क्या घुसपैठिए थे? यहाँ ड्राइविंग लाइसेंस से जो लोग सड़कों पे गाड़ियां चला रहे हैं, घुसपैठिए गाड़ियां चला रहे हैं। आपसे पूछना चाहती हूँ, मैं दूसरा लॉजिक पूछना चाहती हूँ। आप जीवित हैं, आप इस देश के हैं, ये बताने के लिए कोई कागज तो होगा, कोई बिजली का बिल होगा, कोई राशन कार्ड होगा। भाई बीपीएल में अगर आप 5 किलो राशन ले रहे हैं तो मिलेगा। तो आप कह रहे कोई भी कागज नहीं है, लेकिन लोग ऐसा नहीं कह रहे। कहीं तो मैं सुनवा देती हूँ। हमने लोगों से पूछा, हमारा रिपोर्टर ने जाकर लोगों से पूछा कि उनकी क्या राय है। सुनिए क्या कह रहे हैं लोग। ना ये तो सही है, मान लीजिए कि फर्जी वोटर कार्ड, फर्जी सब लेके लोग गलत तरीके से काम करते थे ना। ठीक है, ये तो हमेशा समझिए कि 10-20 साल पर होते रहना चाहिए। सरकार का फैसला देखा है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फर्जी वोटर हैं जिनका इलेक्शन टाइम में मिसयूज भी होता है। तो ये हमारे सबसे बहुत अच्छा फैसला है कि कम से कम फर्जी लिस्ट हट जाएंगे, जेन्युइन इलेक्शन हो पाएगा। हम लोगों को तो कोई खास परेशानी है नहीं। चुनाव के पहले ये कराना उचित नहीं लगता है, इसमें साजिश की बू लगती है। सत्यापन नहीं हो रहा है, ये सिर्फ एक तरह से जनता को, आवाम को, मतदाता को परेशान किया जा रहा है। मानना है कि सरकार द्वारा जो ये काम किया जा रहा है ये एक तरह से अच्छा काम है। क्या है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जहां मतलब दो दो जगह नाम चढ़वाए में हैं। अब 90% लोग प्रदीप भंडारी कह रहे हैं कि ये सही काम है, होना चाहिए। दिक्कत क्यों है? रवि जी बहुत समय से गांव गए नहीं है तो इनको गांव का मूड नहीं पता है। ये यहाँ पे होना चालू हो चुका है और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये लोग तो पूरी तरीके से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। चलो भाई, मान लो कि आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो मैट्रिक का सर्टिफिकेट होगा, मैट्रिक नहीं है कास्ट सर्टिफिकेट होगा। आप तो पूरे देश में जातिगत जनगणना की बात कर रहे थे सर, वो नहीं तो डोमिसिल होगा, डोमिसिल नहीं है तो रेंट होगा, रेंट नहीं है तो एक पिताजी या माताजी का तो नाम होगा। अगर ये भी नहीं है तो क्या आप कह रहे हो कि लालू प्रसाद यादव जो बिहार के अंदर राज किया करते थे, 2003 में जब एसआईआर हुआ था तो उसके पहले के पूरा वो धांधली थी, लालू प्रसाद यादव ने धांधली कराई थी। क्या आप लालू प्रसाद यादव के ऊपर आरोप लगा रहे हो? और अगर उस पे भी विश्वास नहीं है तो अजय वर्मा जी आप एंकरिंग तो नहीं कर रहे ना। चुनाव को देखिए, लोकसभा को, इसका मतलब वोटर लिस्ट फ्रॉड थी। आप जो जीते नहीं एमपी, वो हवाओं में जीते हैं, इस पर भरोसा नहीं है, वो फ्रॉड है, वो फेक है, वो झूठी है, वो मोदी जी द्वारा रचित है, वो भाजपा द्वारा रचित है। इसका मतलब तो साबित ये होता है आप बूथ पे नहीं हो, कहीं ना कहीं गड़बड़ है। मैं जो बूथ पे नहीं हूं उसकी बात कर रहा हूं। गड़बड़ तो वही हो सकती है जहां आपके ब्लॉक लेवल के एजेंट है। आपने ब्लॉक लेवल के एजेंट रखे होंगे तो वो अपने गांव में, अपने एरिया में, सारे ब्लॉक में अपने लोगों की मदद कर देंगे, ले आएंगे और चेक कर लेंगे। क्यों नहीं? आखिर आप अपने आईने को क्यों खराब कर रहे हैं? इमरान मसूद गलत बोल रहे हैं। आधार कार्ड रेजिडेंस प्रूफ नहीं होता, आधार कार्ड रेजिडेंस प्रूफ नहीं होता। लेकिन वारिस भाई मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि ये एनआरसी का अंदेशा कहां से आ गया? लेकिन इससे भी पहले, एनआरसी के अंदेशे से भी पहले, मेरा आपसे एक और सवाल है। ये मोहब्बत महागठबंधन के लिए कैसे आ गई? मैं ओवैसी जी का एक पुराना आपको साउंड बाइट सुनाना चाहती हूँ। सुन लीजिए कि उन्होंने तब क्या कहा था और अब इसीलिए मोहब्बत की वजह पूछ रही हूँ। सुनिए ओवैसी जी कि 4 भाग गए थे अपना ईमान बेचकर, ये 4 भाग गए थे, अब इंशाअल्लाह 24 आएंगे इंशाअल्लाह ताला। 4 भागे तो 24 आएंगे और जिन्होंने इनको भगाया हम तुमको भगाएंगे बिहार में इंशाअल्लाह ताला। और याद रखो राजद वालों, तुमने 4 को खरीदा ना, इंशाअल्लाह ताला तुम भिखारी बन के अख्तरुल ईमान और तौसीफ आलम के घर को आओगे। कल तक जिन्हें भिखारी बना रहे थे आज उनके सामने दामन फैलाकर खड़े हो गए। वारिस भाई, ये क्या हो गया? किसकी बी टीम है आप? देखिए नविका जी, संविधान को मानते हैं हम, डेमोक्रेटिक कंट्री है, डेमोक्रेसी ने सबको जिस तरह इजाजत दिया है चुनाव लड़ने का,
उस तरह हमारी पार्टी को भी इजाजत है चुनाव लड़ने का, और हम पूरी तरह से इंशाल्लाह चुनाव लड़ेंगे। और हमको यकीन है कि बिहार की जनता हमको मोहब्बत से दुआओं से नवाजेगी और हमको अच्छी तरह कामयाबी मिलेगी। देखिए, हमारा भी चुनाव लड़ने का जो मेन मंशा इंटेंशन यही है कि भाजपा और एनडीए को इस मर्तबा वापस इक्तदार की कुर्सी पे बैठने ना दिया जाए, उनको हरा दिया जाए। हम लड़ रहे, अब हमने कहा कि हम लड़ेंगे तो फिर ये शुरू हो जाएंगे महागठबंधन वाले कि आप आ गए हैं, ए टीम बी टीम, बेबुनियाद अनाप शनाप इल्जाम तो हमारे पे लगाते हैं, हमको उसकी कोई परवाह भी नहीं है। तो हमारे बिहार के प्रेसिडेंट अख्तर इवान साहब, उन्होंने महागठबंधन के आरजेडी को लेटर लिखा कि देखिए, हम विभाजन ना हो वोटों का, आपस में वोटों का बंटवारा न हो और बीजेपी को इससे फायदा ना पहुंचे, तो आइए हम हमारे साथ कांधे से कांधा मिलाकर लड़ेंगे और इन सांप्रदायिक जो पार्टियां इनको हराएंगे पूरी तरह से। तो हमने लेटर लिखा। अब वो लेटर का हम इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि पिछली मर्तबा नाविका जी हम बिहार में जब चुनाव लड़े, 20 सीटों पे हमने चुनाव लड़ा, जिसमें से हमको 11% वोट मिले सीमांचल के अंदर, और हमारे 5 विधायक जीत के आए अच्छी मार्जिन के साथ। हाँ, वो अलग बात है कि 5 में से 4 विधायकों को ये लोगों ने चीटिंग के जरिए पैसों की बुनियाद पे खरीद लिया, और हमारे जो 4 विधायक थे उन्होंने अपने ईमान का सौदा कर दिया, वो बिक गए। जो लोगों ने उनको मैंडेट दिया था, जो लोगों ने उनको वोट दिया था, तो उनको अब तो आपको 24 करने थे, 24 अकेले करने थे। कहाँ राजद के साथ कहाँ चले गए आप? आपने तो इनको कहा था, आपने तो चेतावनी दी थी, और आपने ये नहीं लिखा कि वोटों का बंटवारा हो जाएगा। सेक्युलर वोट तो हिंदू क्या कम्युनल होते हैं? खाली सेक्युलर वोट मतलब मुसलमान वोट। इस देश में हिंदू नहीं रहते। आप बताइए रवि जी, ये सेक्युलर वोट क्या होता है? सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ वोट करने वाले जितने लोग हैं वो सारे सेक्युलर वोट होते हैं, बाकी लोग जो है वो कम्युनल है, हिंदू सेक्युलर नहीं है। कंप्लीट। अरे आप बोल तो रहे हैं सारे हिंदू वोट क्या बीजेपी को जाते हैं क्या? नहीं। तो फिर सेक्युलर वोट से किसका मतलब है? वोट नहीं करते वो सेक्युलर वोट है। बीजेपी को जो वोट करते हैं वो कम्युनल है। अरे बाप रे, तो यानी ये देश कम्युनल हो गया। इस देश के लोगों ने बीजेपी को वोट दिया और आरएसएस एक सांप्रदायिक ताकत है, किसको नहीं पता है? कम्युनल हो गया। अब ये सर्टिफिकेशन यहाँ से होगी। इलेक्शन कमीशन का सर्टिफिकेट नहीं चलेगा, कमीशन किसी की विचारधारा पे कोई सर्टिफिकेट नहीं देता। इंडिया अलायंस का सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। कह दिया कि जो मुसलमान ने आरजेडी को वोट नहीं किया वो भी कम्युनल है। आज ये देश के नागरिक को कम्युनल कह रहे, बिहार वासी को कम्युनल कह रहे। आज आरजेडी को बिहार से माफी मांगनी चाहिए। आपकी हिम्मत कैसे हुई? 9 करोड़ बिहार के वोटर हैं, 9 करोड़ वोटर में से आपको कितना परसेंट वोट मिला? आपको 20% वोट मिला। तो क्या 80% बिहारी कम्युनल है? जवाब दीजिए। आपको 22% वोट मिला था पिछली बार, क्या 80% बिहारी कम्युनल है? देखिए, एक होता है ना जिसको आप बोलते हैं सेंट्रल ट्रेट, बीजेपी आरएसएस का जो केंद्रीय 80% रवि जी बिहारी ने आपको वोट नहीं दिया था, सांप्रदायिक है ना तो बिहारी सांप्रदायिक है। अपने आप को प्रोजेक्ट करते हैं कि नहीं हम तो सबका विकास करेंगे और बाकी लोगों को बरगला के सांप्रदायिक है, अफवाह फैला के बरगला के बिहार की अस्मिता के साथ खिलवाड़ करिए। शर्म आनी चाहिए आपको। आप कह रहे हैं 80% लोग इस भाषा में तो मैं नहीं जा पाऊंगा आपके। नहीं रवि जी, ये गलत है। आपको हमको जितनी गाली बकनी बकिए, पर बिहारियों को आप कैसे? मुझे ये बता दीजिए, कल तक आप जेडीयू के साथ सरकार बना रहे थे, तब जेडीयू सेक्युलर थी, जैसे ही आपका हाथ छोड़ा कम्युनल बन गई। ये किस तरह की सर्टिफिकेशन? और एक हुआ वोट। विचारधारा फिक्स है, आरएसएस बीजेपी एक सांप्रदायिक विचारधारा के लोग हैं, इसमें कोई बात नहीं है। करते रहते हैं, वोट जो है कोई भी वो इधर उधर होते रहते हैं, परसेंटेज बदलते रहते हैं। आप ही डिसाइड करेंगे इस देश में कौन कहां पर खड़ा है। लेकिन निवान शर्मा जी, आप आम आदमी पार्टी से रहते, आप इनके साथ भी रहकर देख चुके हैं, अब इनसे बाहर भी आ गए हैं। आप बता दीजिए कि कांग्रेस पार्टी की महागठबंधन में, मैंने अपनी बात को कंप्लीट किया नहीं है अब तक। वारिस भाई, आपकी बात तो चल रही है। अपनी बात अब तक कंप्लीट की नहीं है। सांप्रदायिक पार्टी है तो सांप्रदायिक पार्टी है बीजेपी को, उसमें कोई दो राय नहीं है। और हमको जो लोग बोलते हैं आपके नाम में सांप्रदायिकता है, बोलना चाहूंगा कि उनके पास आंकड़े वकड़े तो है नहीं, हमको उनकी परवाह तो है नहीं। मगर एक एग्जाम्पल है, हरियाणा में तो असद ओवैसी का प्लेन भी नहीं गया हरियाणा के ऊपर से, फिर भी एक हार गए। ऐसी काफी जगहों पे जहां पर हम नहीं लड़े, वहां ये लोग का सुपड़ा साफ हो गया, उस पर लोग नहीं ध्यान देंगे। अच्छा, अब केजरीवाल लड़ने जा रहे हैं, अब उनको कौन सी टीम बोलेंगे? सी टीम, डी टीम, ए टीम, एफ टीम, कौन सी टीम उनको बताएंगे? वो लड़े
कुछ नहीं बोलेंगे उनको, मगर मजलिस नहीं लड़ना, MIM नहीं लड़ना, क्योंकि उनको पता है कि MIM जब लड़ेगी तो एक विकल्प के तौर पे भी खड़े हैं आज हम लोग। लोगों को विकास चाहिए बिहार में, बिहार की जनता हम लोगों को बुला रही है, और पिछली बार 5 जीते थे, इस मर्तबा उससे काफी ज्यादा सीट हमारी आने वाली है। मगर एक सही बात है कि अगर बीजेपी को हराना है और यहाँ पे सेक्युलर वोट डिवाइड ना हो तो आइए साथ में मिलकर बीजेपी को हराते हैं। ये इसने लेटर लिखा है, अब देखते हैं उनका जवाब आता नहीं है। जवाब आए नहीं आए, हम चुनाव लड़ रहे हैं बिहार में, पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। आप तो बिल्कुल विकल्प के तौर पर खड़े हैं। पिछली बार 5 सीटें जीती थी और 4 भाग गए। मैं चैलेंज करना चाहता हूं नविका जी आपके शो पे, लेकिन ये विकल्प के तौर पे खड़े हैं और इस बार इनको महागठबंधन में जाना है। कोई ले नहीं रहा लेकिन जाना है, लेकिन ये विकल्प के तौर पर खड़े हैं अकेले ही। वारिस भाई थोड़ा तो सोच लीजिए, जनता के साथ इतना मजाक भी मत कीजिए कि जनता आपको सीरियसली लेना बंद कर दे। वारिस पठान को आपके शो पे नविका जी, वारिस पठान जी ओपन चैलेंज है आपको, दम है तो बिहार की हर सीट पे चुनाव लड़के दिखाओ। अगर दम है, सच में है तो दम है तो बिहार की हर सीट पे चुनाव लड़के बताओ। ये पीठ पीछे क्या कर रहे हो इनके साथ, हारे हुए गठबंधन के साथ लड़ो, सामने से हमारे साथ दम है तो लड़ो। और घबराने का दम है तो अगर वारिस भाई आप में सच में हिम्मत है तो बिहार की हर सीट पे चुनाव लड़के दिखाओ। त्रिकोणी कॉन्टेस्ट में डर गए हमसे आप? नहीं, आपको त्रिकोणी कॉन्टेस्ट में कोई फायदा होगा जो आप उन्हें कह रहे हैं? 5 सीट वाला विकल्प कब होता है नविका जी? खेल ही दिया आपने भी, एक पेज खेल ही दिया। 5 सीट वाला विकल्प आपने कभी देखा है? पब्लिक है, ये सब समझती है प्रदीप जी। लेकिन निवान शर्मा जी, मैं पूछना चाहती हूं कि कांग्रेस के साथ भी आप खेल चुके हैं, उनके खिलाफ भी खेल चुके हैं, मुझे बता दीजिए इस बार इतना मनमुटाव क्यों है? देखिए, बहुत बहुत नमस्कार। और मैं सभी को सुना और सारी पार्टियों को सुना, और आपका चैनल और आपका टीवी देखकर ही लोगों को ये डिसाइड हो जाएगा आज की क्यों आम आदमी पार्टी की बिहार में जरूरत है। इनमें से अभी तक आधी से ज्यादा डिबेट निकल गई है, एक भी पार्टी ने बिहारी की बात नहीं करी है, एक भी पार्टी ने शिक्षा की बात नहीं करी है, एक भी पार्टी ने स्वास्थ्य की बात नहीं करी है, युवाओं के रोजगार की बात नहीं करी है। कोई धर्म के ऊपर चिल्ला रहा है, कोई जाति के ऊपर चिल्ला रहा है, कोई अपनी सीटों के लिए लड़ रहा है और कोई अपने मुनाफे के लिए लड़ रहा है। ये बिजनेस बना दिया उन्होंने पॉलिटिक्स को। आम आदमी पार्टी देश में इकलौती ऐसी पार्टी है जो अपनी पूरी कोशिश हर उस स्टेट में करना चाहती है जहां पे आज तक देश की आजादी के बाद इतिहास में शिक्षा और स्वास्थ्य पे बात नहीं की गई है। यही वजह है कि आज हम अपने आप को समर्थ समझ रहे हैं बिहार में पूरी तरह से लड़ने के लिए। हमें नहीं जरूरत वहां पे बीजेपी और कांग्रेस की और दूसरी पार्टियों की, क्योंकि इन सबको मौका मिल चुका है बिहार में। बीजेपी को मौका मिला, क्या हालत है स्कूल की आप जाके देख लीजिए। कांग्रेस को मौका मिला, क्या हालत है स्कूल की वहां जाके देख लीजिए। नीतीश कुमार जी को मौका मिला, आज तक बिहार के स्कूल उसी हालत में क्यों हैं? क्यों झोपड़पट्टी में स्कूल चलाया जाता है? आज तक बिहार के हॉस्पिटल्स उस हालत में क्यों हैं? आज तक बिहार का युवा जो है वहां से पलायन क्यों कर रहा है रोजगार के लिए? क्योंकि इन सब पार्टियों ने सिर्फ और सिर्फ अपने लिए काम किया है, बिहार के लिए काम नहीं किया। हम लोगों के सामने एक ऑल्टरनेटिव रख रहे हैं, हम लोगों को यह कह रहे हैं कि हम वो पार्टी हैं जो केवल और केवल आपकी शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पे काम करने के लिए आना चाहते हैं। भैया तो फिर जनता ये भी पूछेगी कि दिल्ली ने आपको क्यों निकाल दिया, और उसमें भी टाइम्स नाउ नव भारत बहुत लोगों ने देखा ये फैसला करने के लिए भी। लेकिन राजकमल जोशी का अल्मोड़ा उत्तराखंड से सवाल है। बिहार में तेजस्वी राहुल साथ साथ हैं और अखिलेश इनके लिए वोट मांगेंगे, लेकिन यूपी पंचायत चुनाव में राहुल अखिलेश ने अलग अलग रहने का फैसला किया है। इंडिया गठबंधन का ये कौन सा मेल है, कौन सा फॉर्मूला है? तारिक खान भाई समझा दीजिए, जनता सवाल पूछ रही है। पंचायत चुनाव सिंबल पे नहीं होते, पहली बार। दूसरी बार, अपना दल, सुभाषपा और निषाद पार्टी तीनों ने घोषणा कर दी है कि अकेले चुनाव लड़ेंगे। तीनों ने, जो बीजेपी के अलायंस पार्टनर है, तीनों ने कह दिया कि हम लोग अकेले चुनाव लड़ेंगे, बीजेपी के साथ अलायंस में नहीं लड़ेंगे। अब अलायंस टूट गया है। यहां तक सुभाषपा ने यह कहा कि अगर बिहार में हमको सीट नहीं देंगे, राजभर ने कहा, तो हम वहां भी जाकर चुनाव लड़ेंगे। अब बीजेपी की इनसे क्या बात हुई ये मैं नहीं जानता। अभी बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे कि कांग्रेस के साथ अलायंस करके तमाम पार्टियों का वोट शेयर घट गया। अरे साहब, सिर्फ वोट शेयर घट गया, आपके साथ अलायंस करके तो पार्टी ही टूट गई। 1 नंबर हुआ एनसीपी,
फिर शिवसेना। अब अरे भैया पढ़ के आओ, एनसीपी महाराष्ट्र में तारिक भाई हमारे साथ सत्ता में है। आप बीच में नहीं, बीच में नहीं, आपने बस एक पॉइंट मेरे पार्टी पे बोला, बस इसलिए मैं आ रहा हूँ। आप अपना बोलिए, उन्हें खत्म कर दीजिए। सबको एक एक मिनट बोलिए तारिक भाई। मैं समाजवादी पार्टी छोटी पार्टी है इसलिए उसको टाइम नहीं मिलेगा, मैं जानता हूँ। नहीं कमाल करते हैं आप, डेमोक्रेसी है। तो मैम सबका 1 मिनट मिला, मैं बोल लूं अपनी बात। नहीं आप बिल्कुल बोलिए, मैंने तो रोका है प्रदीप जी को, आपको समय मिलना चाहिए। अब मैं ये कह रहा हूं कि जैसे पार्टियां कम से कम वोट पाकर जिंदा तो थी, इन्होंने महाराष्ट्र में 2 पार्टी तोड़ दी। अगला नंबर जेडीयू का है जो बिहार में अब टूटने जा रही है। मैम जो बीएलओ है बिहार में उनकी संख्या 98,000 है। वो 98,000 बीएलओ को 2.5 मिनट सिर्फ दिया जा रहा है, जाकर एक आदमी की जांच करना, फॉर्म भरवाना, फॉर्म लेकर आना, जमा करना, उसको कंप्यूटर पे अपलोड करना। इतना काम 98,000 बीएलओ 2.5 मिनट में कर देंगे। प्रधानमंत्री ने 2019 में कहा कि मैं अपने फर्स्ट टाइम वोटर से कहना चाहता हूं, फर्स्ट टाइम वोटर से, कि पुलवामा के लिए हमको वोट दे दी। अब वही फर्स्ट टाइम वोटर जो 18 से 20 साल का है वो जाए, अपनी मां का सर्टिफिकेट लेके आए, अपने बाप का सर्टिफिकेट लेके आए, अपना सर्टिफिकेट लेके आए, बाढ़ से पीड़ित है, हजारों समस्या है, कि ये काम करे। 10 दिन के अंदर आपने ये चीजें मांग ली, वरना उसका वोटिंग अधिकार खत्म। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र आज चिल्ला रहा है, बीच में नहीं, मैम आपको टाइम देंगी, बीच में नहीं। आज दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र ये चिल्ला रहा है कि उनके फर्स्ट टाइम वोटर कहां गए। अब क्या होगा? पहले तो हमने सुना था कि वोटर आईडी बढ़ाओ, वोटरों को बढ़ाओ, यहां तो ये हो रहा है कि किसी तरीके से वोटरों को कम करो। मैम और एक बात पूछता हूं, 2003 के बाद से मैम 10 चुनाव हो चुके, मान लेते हैं, बहुत गंभीर सवाल है, 50 लाख वोटर फर्जी मिलते हैं, तो बीच में जितनी सरकारें थी, जितने विधायक जीते, सबको नल एंड वॉइड माना जाएगा? 50 लाख लोग अगर फर्जी नहीं नल एंड वॉइड तो वो भी माना जाना चाहिए जो इलेक्शन कमीशन के खिलाफ बोल रहे हैं, लेकिन 37 सीट ले आए लोकसभा चुनाव में। नल एंड वॉइड तो वो भी माना चाहिए जो तेलंगाना और कर्नाटक में जीते, लेकिन नल एंड वॉइड जीतेंगे, सरकार बनाएंगे, चलिए बनाइए, लड्डू जरूर भिजवा दीजिएगा। लेकिन अजय वर्मा, समय कम है इसलिए अजय वर्मा से एक सवाल पूछना चाहती हूँ। जिस बात से आपको एलर्जी होती है मोदी से, वो सारी बातें आप खुद क्यों कर लेते हैं? आप चुनाव में किस तरह की मनमुटाव कर लेते हैं? क्या मोदी जी का कोई दोस्त नहीं है, कोई उनके साथ नहीं, अब आपका मनमुटाव चल रहा है। और तो और कोविड सर्टिफिकेट पर मोदी की तस्वीर आपको नहीं पसंद थी, अब सैनिटरी पैड के डब्बे पर राहुल गांधी की तस्वीर आ गई। अरे भैया आप हैं क्या? आप हैं कौन? आपकी आइडियोलॉजी है क्या? अगर आपने एक नकल ही करनी है तो थोड़ी तो अकल लगा लीजिए। देखिए नाविका जी, पॉलिटिक्स में, बाहर में और लब में कोई चीज स्थिर नहीं रहती। दुश्मन की देखी जाएगी रणनीति क्या है, उसके हिसाब से रणनीति। तो यानी दुश्मन मोदी जो मोदी करेंगे वो ये करेंगे, लेकिन मोदी को गाली देंगे। बनाई जिनकी बालक बुद्धि है, चाणक्य नीति है, और हम उस चाणक्य नीति का अनुपालन तारिक खान को बड़ी दिक्कत हो गई 2.5 मिनट में। इनके अलायंस पार्टनर कांग्रेस हुसैन बोल्ट की स्पीड से कम में कर्नाटका में सर्वे करके चले गए, तब तो क्यों नहीं निकली तारिक भाई? क्या हो गया समाजवादी पार्टी को? क्या वहां पे डायलर लिस्ट में फोन नहीं किया अखिलेश यादव जी का राहुल गांधी को? हुसैन बोल्ट की स्पीड से कम में कर्नाटका में सर्वे हो गया, शांत बैठ गए, वाह भाई वाह। और ये बात करेंगे लाइन की, कांग्रेस को धक्का मारेगा उत्तर प्रदेश के अंदर बाईपोल में, और ये बोल रहे हैं इनकी क्या हालत है? 25 दिन में वोटों की काउंटिंग 25 दिन में काम हो सकता है, यहाँ 31 दिन थोड़े पड़ रहे हैं, और यही सवाल पब्लिक पूछ रही है। रामचंद्र शुक्ल का दिल्ली से सवाल, केजरीवाल जब जेल में थे तब सारे विपक्षी एक साथ मंच पर आए थे, लेकिन अब तो केजरीवाल ने बिहार में चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। धोखा दे गए क्या? पब्लिक है ये सब जानती है। कभी ईवीएम का बहाना तो कभी वोटर लिस्ट का बहाना, कभी कुछ तो कभी कुछ। चुनाव आया नहीं कि बुखार तेज, आपस में बन नहीं रही, लेकिन मोदी निशाने पर। अरे भाई पब्लिक है, और क्या कह रही है पब्लिक कि आपसी लड़ाई में वोट कटने का डर, तो विपक्ष चुनाव आयोग पर वोटबंदी का आरोप लगा रहा है। सैंपल साइज 25,000 लोग, हाँ कहते हैं 83% लोग, नहीं कहते हैं 12%, कह नहीं सकते 5%। 83% लोग मानते हैं कि बहाने शुरू हो गए हैं। आगे आगे देखिए बिहार के चुनाव में होता है क्या।